हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो सीडीपी की क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए, और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पीडीएफ नोट्स, मॉडल पेपर और क्लास के बाद जो नोट्स क्लास की पीडीएफ है उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जिन बच्चों को भी 6 to 12 तक के एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स चाहिए हैं, ठीक है बेटा, तो वो क्या करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसकी पीडीएफ में अपलोड करना शुरू कर दी है, ठीक है बेटा। तो 6 to अगर 12 आपको एनसीईआरटी चाहिए हैं तो उसके नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो कल से अपलोड करना शुरू कर दिए हैं मैंने, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम बिना देरी से क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना किया। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है बेटा आपका, एक तरफ अभिकथन ए दे रखा है, एक तरफ तर्क दे रखा है, ठीक है। बताना है कि जो कथन दे रखा है वो इसका तर्क है या नहीं है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने का तरीका। पहले आप क्या करिए, इस थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए कि यहाँ पे ना तो तर्क है और ना ही अभिकथन है। अभी आप इसको सिर्फ ऐसे पढ़िए बेटा कि ये दोनों क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे करना है। कहता है कि शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा गृढ़ भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। देखो बेटा, ये ऑप्शन गलत है आपका। देखो बेटा, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और इसमें लिखा है कि करनी चाहिए, यानी कि आपका ये वाला तो गलत हो गया। दूसरा कहता है भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया प्रदर्शित करती हैं। तो ये कहता है कि भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन को प्रक्रिया दर्शाती हैं। देखो बेटा, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। क्यों गलत है, मैं अब इसको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि भ्रांतियाँ हमेशा गलत हों ये सत्य नहीं है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भ्रांतियों के पीछे भी तार्किक विचार छिपे होते हैं जो भ्रांतियों को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। यानी कि ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो अब हमें इसमें नया आगे का प्रोसेस बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक। तो यानी कि दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए और आर, दोनों गलत हैं। अगर इस टाइप से क्वेश्चन होता कि ये वाला ऑप्शन आपका ठीक होता, ठीक, और ये वाला भी ऑप्शन ठीक होता, तब आप इसको हटा देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप कैसे करते, यहाँ पे आप क्योंकि शब्द लगा देते। क्या लगाते? क्योंकि शब्द। और क्योंकि के बाद अगर ये इसका उत्तर मिलता तो आंसर हो जाता। तो ए और आर दोनों सही होते और ए आर की सही व्याख्या करता है, ठीक है। देखते हैं अगर आगे कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसे अच्छे से क्लियर कर देंगे आपका, फिलहाल, ठीक है। उस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी आपको मैंने ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है? सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग, ठीक है। देखो, अंतरपक्षता, प्रजाति पक्षा का प्रदर्शन, पहाड़ या विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करना। देखो, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे मुझसे शुरू में स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन को पकड़ लिए होंगे। ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से संबंधित है, ठीक। और निकटस्थ विकास का क्षेत्र मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, जिसे हम बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। नो, सॉरी, देखो बेटा, भाई को उसके कितने शब्द दिए हैं। एक तो आपका दिया है ZPD और एक आपका दिया है इसके फोल्डिंग। तो ये दो शब्द दिए हैं और इसके फोल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? पाड़ या ढांचा भी बोलते हैं, मचान भी इसे बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें मुझे दो ही शब्द दिखते हैं। ZPD क्या कहता है कि समस्या के समाधान के दौरान, ठीक है, बच्चे का बीच में अटक जाना, यानी कि बच्चे के समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने पर बीच में उलझ जाने के बाद वहां से लक्ष्य के बीच की खाली क्षेत्र जिसे वयस्क की सहायता से भरा जाता है, ZPD कहलाता है।
और बेटा ZPD के द्वारा समस्या के बीच में दी गई सहायता जो कि स्थायी सहायता होती है, ठीक है। ये इसके द्वारा जो सहायता दी जाती है बेटा स्थायी होती है, जबकि इसके द्वारा जो दी जाती है इसके फोल्डिंग के द्वारा वो अस्थायी होती है, ठीक है। और ये शुरुआत में दी जाती है, ये बीच में दी जाती है। तो हमारे दो शब्दों में से एक शब्द हमें मिल रहा है पाड़, यानी कि इसके फोल्डिंग हमें दिख रहा है वाइगोस्की का, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? भाषा की, स्कीमा की, इनाम व सजा की, परिकल्पना की। देखो बेटा वाइगोस्की ने किस पर महत्व दिया है? इन्होंने खेल पर महत्व दिया है। किस पर? खेल पर महत्व दिया। इन्होंने कहा है कि भाषा क्या है? पहले है, ठीक, और विचार बाद में है, ठीक। इसी का उल्टा प्याजे ने क्या कहा है? प्याजे ने कहा है कि भाषा बाद में है और विचार पहले है, ठीक। स्कीमा का विकास बेटा, स्कीमा शब्द प्याजे का है, और इनाम बनाम सजा ये आपका किसका है? कोहलर का है। वो सॉरी कोहलर का बनाम क्या नाम है इसका? कोहलर बोल दिया हमने, कोहलवर्ग का है। परिकल्पना नहीं होगा आपका, क्या आ जाएगा? भाषा पर पहले इन्होंने विचार दिया, भाषा पे क्या किया? जोड़ दिया, यानी कि भाषा पहले है, विचार बाद में है, ठीक है बेटा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, एक बार मैं हटा देता हूँ उसे। तुरंत एक क्वेश्चन 24वां प्याजे से, और कहता है कि प्याजे के अनुसार एक शिक्षक बहुत ज़रूरी है। गतिशील और लचीला, संरचित, अन्वय, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, या यांत्रिक या व्यवहारवादी। तो 24 का आपको आंसर बताना है, ठीक है बेटा। देखो प्याजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील होना ज़रूरी है एवं लचीला होना भी ज़रूरी है। गतिशील यानी कि उसके अंदर चुस्ती फुर्ती होना चाहिए, बिल्कुल मरगिल्ला नहीं होना चाहिए, तो बच्चा भी सोचेगा अरे यार टीचर कैसा है। और लचीला होना चाहिए, यानी कि उसको तो उसके अंदर लचीलापन भी होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो वो बालकों को तरह तरह की जानकारियों क्या करेगा बेटा? सुलभ कराएगा, जो बच्चों के ज्ञानवर्धन में सहायक होंगी। और इसके साथ ही यदि शिक्षक में लचीलापन होगा तो ही वे बालकों के साथ सामंजस्य बिठा पाएगा, अर्थात बच्चों को अपनी बातों को सही तरह से समझा पाएगा, तथा बच्चे भी बिना किसी भ्रम के शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को बेटा क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सबसे अच्छा आपका कौन सा हो जाएगा? चारों में से पहला वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्वेश्चन ध्यान रखना, प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्रगतिशील कक्षा की बात कर रहा है बेटा, ठीक है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ बेटा कि प्रगतिशील कक्षा किसने दी है? आपकी जॉन डीवी ने दी है, ठीक। जॉन डीवी जी दी है। तो प्रगतिशील कक्षा के अंतर्गत होता क्या क्या, पहले एक बार आप लोग ये समझ लीजिए। देखो प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय, यानी कि अन्वेषण खोज को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, पाठ्य योजना के निर्माण में जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके हो गए, और आपका आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री की व्यवस्था एवं आकलन की विभिन्न विधियों आदि बातों का ध्यान रखा जाता है। और क्या किया जाता है बेटा? किंतु एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। देखो अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने में, ये ऑप्शन अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जोखिम लेने में, विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके में, बिल्कुल ये भी ऑप्शन ठीक है। आकलन की विभिन्न विधियाँ होती हैं। देखो एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, यहाँ पर आपका दो तरीके से ऑप्शन ही गलत हो रहा है। एक तो यहाँ पर समावेशी कक्षा का खंडन हो रहा है कि एक ही समूह वाले बच्चों को एक साथ रख दिया, ठीक। और दूसरा प्रगतिशील कक्षा भी, यानी कि जॉन डीवी भी ये कहते हैं कि एक समान क्षमता वाले विद्यार्थी को एक समूह में रखना, ये गलत है आपका, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन आपका गलत है। तो थर्ड वाला ऑप्शन गलत है, और सही कौन सा है? पहला, दूसरा और चौथा किस में आ जाएगा? ये आ गया आपका, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कहता है
कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से बेटा लिखने, यही तो टैगबट पकड़ना है आपको, लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, डिसफेजिया या डिसग्राफिया। देखो डिसकैलकुलिया किससे बना है? कैलकुलेटर से बना है आपका, यानी कि ये किससे संबंधित है बेटा? आपका गणित से संबंधित है। डिसलेक्सिया बेटा पढ़ने से संबंधित है, विकार है। और डिसग्राफिया आपका लिखने से संबंधित विकार है। ठीक बेटा, तो हमसे क्या पूछा है? लिखने की क्षमता का विकार पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा डिसग्राफिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि शैक्षिक उद्देश्य यानी कि विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी लोगों के बीच अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? ठीक, ये क्वेश्चन मैं पहले भी ले चुका हूँ, रिपीट हुआ है आपका क्वेश्चन, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए और स्कोर भी ज़रूर बताइए। कहता है कि हम कोविड से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करते हैं, लेकिन सामान्य सर्दी से बचाव के लिए नहीं, क्यों? यदि आपके माता पिता से एक को डेंगू हुआ है तो क्या आपको डेंगू होने की संभावना अधिक है? सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे होता है? बैक्टीरिया और वायरस से विभिन्न प्रकार के कौन कौन से रोग होते हैं? देखो सामान्य सर्दी का संचार जो होता है आपका मधुमेह के संचार से अलग कैसे है, ये समझ लीजिए एक बार। आपका प्रश्न शैक्षिक उद्देश्य विद्यार्थी संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच अंतर का समझने या उसके मूल्यांकन हेतु उचित है। संचारी रोग क्या होते हैं ये समझ लीजिए पहले। देखो संचारी रोग बेटा वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। ये समझ गए आप लोग संचारी रोग क्या होते हैं, जबकि और अत्यधिक संक्रामक होते हैं। इसके विपरीत गैर संचारी रोग क्या होते हैं? जो फैलते नहीं हैं और गैर संक्रामक होते हैं। जैसे संचारी रोग हमारे क्या था, जैसे कोविड में आया था तो वो टच होने पे भी हो रहा था ना। तो गैर संचारी क्या होते हैं? ये हवा पानी वगैरह से टच करने पे नहीं फैलते हैं। ठीक, तो ऐसा आपको ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये दोनों के बारे में परीक्षण करा रहा है। तो 27 का आपको आंसर देना है। देखो सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है? देखो सामान्य सर्दी और मधुमेह का संचार, जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, सामान्य सर्दी का संचार मधुमेह के संचार से अलग कैसे है ना? ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है, ये बताना है आपको बेटा। कहता है अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना और शैक्षिक प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने को प्रोत्साहित किया चाहिए। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा पैदा करता है। तो 28 का आपको बताना है। देखो NEP 2020 यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के लिए उच्च संज्ञानात्मक लाभ है कथन प्रस्तावित है। इस नीति के अंतर्गत 5वीं कक्षा तक के छात्रों को क्या कौन सी भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में अध्ययन कराया जाएगा। इसके साथ ही भाषा के चुनाव के लिए छात्रों पर कोई बाध्यता नहीं होगी। उनके लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं को पढ़ने के लिए भी विकल्प भी मौजूद होंगे बेटा। ठीक है, तो हमें बहुभाषी चाहिए जिसमें तीनों चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29 सेकंड लास्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? दौड़ना, घसीट कर लिखना, कूदना और चलना। आपका 29 का आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है बेटा। तो सूक्ष्म कौशल का उदाहरण पूछ रहा है हमसे। ठीक है बेटा, देखो घसीट कर लिखना सूक्ष्म कौशल के उपयोग का उदाहरण है। सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत हाथ आ गया, कलाई, उंगलियों, पैरों की उंगलियां, होंठ और जीभ के छोटे छोटे गति का संदर्भित करता है और वे छोटी मांसपेशियों के समन्वय को शामिल करते हैं। इनमें ड्राइंग, राइटिंग, साइकिलिंग आदि क्रियाएं शामिल होती हैं। जबकि देखो कूदना हो गया, दौड़ना हो गया तथा चलना आदि सूक्ष्म कौशल से संबंधित नहीं है। ठीक है बेटा, तो मैंने क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? धीमी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति। देखो बेटा प्रतिभावान यानी कि प्रतिभाशाली की बात कर रहा है, यानी कि बेटा देखो इसमें धीमी समझ तो होगी नहीं,
ना ही जिज्ञासा की कमी होगी, ना आसान कार्य चुनता है बेटा। सोच में सटीकता की आवश्यकता होती है, ठीक है। और निर्णय लेने में सक्षम प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है। और प्रतिभावान विद्यार्थी कैसे तीव्र समझ होती है बेटा, इसमें धीमी समझ नहीं होती है। कैसी होती है? तीव्र समझ होती है। और इसमें लिखा है बेटा धीमी समझ होती है ना। उच्च जिज्ञासा होती है, लेकिन यहाँ पे जिज्ञासा की कमी नहीं होती है, उच्च जिज्ञासा होती है आपकी, इसलिए ये गलत हो गया आपका। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।